हम्म। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान सुबह सुबह अपनी सुकून भरी नींद से उठता है। वो अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले अपना फोन चेक करता है और अचानक उसे पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है। अरे बाप रे, ये तो सच में किसी डरावने सपने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे दिखता है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उसकी सबसे निजी और प्राइवेट तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं और कोई अनजान व्यक्ति उससे 50,000 रुपए की फिरौती मांग रहा है। और धमकी एकदम साफ होती है कि पैसे नहीं दिए तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, राइट? एकदम सही। और मतलब सबसे डरावनी बात यह है कि ये किसी हॉलीवुड की साइबर थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली घटना है। हाँ, और दुर्भाग्य से आज के डिजिटल युग की एक बहुत ही आम सच्चाई बन चुकी है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र भी यही खौफनाक सच है। हमारे पास रियल सिंपटल की एक बेहद विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली साइबर क्राइम रिपोर्ट है। हम इसी का आज गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब होता कैसे है। बिल्कुल। तो ये कहानी है अमन नाम के एक 19 साल के इंजीनियरिंग छात्र की, मतलब एक आम सा लड़का, जिसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती ने महज 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। हाँ, और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ लोगों को डराना या कोई सनसनीखेज कहानी सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो है। हमारा मुख्य उद्देश्य उस बेहद चालाक और अदृश्य मनोवैज्ञानिक जाल को डिकोड करना है, जिसे साइबर सुरक्षा की दुनिया में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये अपराधी किसी जटिल सॉफ्टवेयर से ज्यादा हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों पर अगर हम गौर करें तो अमन की जिंदगी किसी भी आम कॉलेज स्टूडेंट से अलग नहीं थी। वो अपना खाली समय इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, गेमिंग करने और दोस्तों से चैटिंग करने में बिताता था। जो कि आजकल हर युवा करता है ना? बिल्कुल। फिर एक दिन एकदम से उसे रिया नाम की एक लड़की का डायरेक्ट मैसेज आता है। हम्म। प्रोफाइल देखने में मतलब पूरी तरह से असली लगती है। कुछ बहुत ही सामान्य और सुंदर तस्वीरें, कुछ म्यूचुअल फॉलोअर्स और बहुत ही आम से पोस्ट। शिकार को फंसाने का पहला कदम। हाँ, बातचीत की शुरुआत बहुत ही कैजुअल तरीके से होती है। जैसे, क्या हम पिछले हफ्ते कॉलेज फेस्ट में मिले थे? बस यहीं से वो जाल बिछना शुरू होता है। और सिर्फ 5 दिनों के भीतर वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। बाप रे, सिर्फ 5 दिन में? हाँ, देर रात तक कॉल्स, निजी बातें और अंत में प्राइवेट तस्वीरों का आदान प्रदान। अमन को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस स्क्रीन के पीछे कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि एक पूरा साइबर क्रिमिनल गैंग बैठा है। यहाँ जो सबसे बड़ी गलतफहमी हमें दूर करनी है वो ये है कि हैकिंग का मतलब हमेशा कोई डार्क रूम में बैठा हुआ इंसान नहीं होता जो मतलब कोई जटिल कोडिंग कर रहा हो। सही बात है। मामले में जो हुआ वो तकनीकी हैकिंग थी ही नहीं, ये भावनाओं की हैकिंग थी। सोशल इंजीनियरिंग का पूरा आधार ही इसी पे काम करता है कि किसी सुरक्षित सिस्टम में सेंध लगाने का सबसे आसान तरीका उस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले इंसान को चकमा देना है। आ, इस प्रक्रिया को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई शातिर चोर किसी घर का भारी भरकम और महंगा ताला तोड़ने में अपनी मेहनत बर्बाद ही ना करे। बिल्कुल, वो सीधा चाबी पर निशाना साधेगा। हाँ, इसके बजाय वो उस घर के चौकीदार से दोस्ती कर ले, उसकी दिनचर्या समझे, उसका भरोसा जीते और फिर एक दिन चौकीदार अपनी मर्जी से खुद ही उस चोर को घर की चाबी सौंप दे। ताला तो कभी टूटा ही नहीं, किसी अलार्म ने आवाज नहीं की, लेकिन घर फिर भी लुट गया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और वो चौकीदार दरअसल हमारे दिमाग का तार्किक हिस्सा है। अपराधी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय में टेक कंपनियों के फायरवॉल को क्रैक करना बहुत मुश्किल और खर्चीला है। तो वे सीधा इंसान को टारगेट करते हैं। जी, वे उस सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं जिसे कोई एंटीवायरस नहीं बचा सकता, इंसान का अकेलापन। एक 19 साल का लड़का जब उसे किसी आकर्षक प्रोफाइल से मैसेज आता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। और वो डोपामीन सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। एकदम सही। ये डोपामीन उस तार्किक सोच को धुंधला कर देता है जो आमतौर पर खतरे के संकेत देती है। ये डिजिटल विश्वास इतनी चालाकी से बनाया जाता है कि पीड़ित को शक करने का कोई कारण ही नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल उठता है। मतलब 5 दिन सिर्फ एक लड़के को फंसाने के लिए एक पूरा क्रिमिनल गैंग 5 दिन तक चैटिंग क्यों करेगा? 25 या 50,000 रुपए के लिए इतना समय लगाना क्या उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है? अगर वे सिर्फ एक अमन से बात कर रहे होते तो शायद ये घाटे का सौदा होता।
लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट्स के काम करने का तरीका किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा होता है। अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल में। बिल्कुल। वे एक ही समय में एक ही रिया की प्रोफाइल से सैकड़ों लड़कों से बात कर रहे होते हैं। उनके पास बाकायदा CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। अरे बाप रे, क्रिमिनल्स के पास CRM? जी हाँ, जहां वे नोट करते हैं कि किस पीड़ित के साथ बातचीत किस स्टेज पर है। ये एक औद्योगिक स्तर का ऑपरेशन है। एक इंसान अपनी शिफ्ट में आता है, 100 लोगों को रिप्लाई करता है और फिर घर चला जाता है। उनके लिए अमन सिर्फ एक स्प्रेडशीट की एक पंक्ति था। ये सच में कॉर्पोरेट बुरे सपने जैसा है। और जब वो विश्वास पूरी तरह से बन जाता है, जब स्प्रेडशीट में पीड़ित का स्टेटस तैयार हो जाता है, तब वे अपने अगले और सबसे खतरनाक कदम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है उस भरोसे का फायदा उठाना। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक एक रात रिया अमन को मैसेज करती है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्लिच कर रहा है। वो कहती है कि वो एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और जीतने के लिए उसे अमन के वोट की बहुत जरूरत है। और फिर वो एक लिंक भेजती है। बिल्कुल, वो एक लिंक भेजती है। जब अमन उस लिंक पर क्लिक करता है तो स्क्रीन पर जो पेज खुलता है वो हूबहू इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज जैसा होता है। वही रंग, वही फॉन्ट, एकदम सेम। अमन अपना यूजरनेम और पासवर्ड डाल देता है और खेल खत्म। हाँ, महज 10 सेकंड के भीतर उसका पूरा अकाउंट हैक हो जाता है। हैकर्स तुरंत ईमेल, पासवर्ड और रिकवरी नंबर सब कुछ बदल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में फिशिंग कहा जाता है। उन्होंने उस 5 दिन के विश्वास को एक हथियार में बदल दिया। मुझे इसी बिंदु पर थोड़ी उलझन है और मैं यहाँ इस बात को चुनौती देना चाहूंगा। मतलब अमन एक 19 साल का इंजीनियरिंग का छात्र था। वो तकनीक को समझता था, फिर वह इतनी आसानी से एक फर्जी वेबसाइट के लिंक को कैसे नहीं पहचान पाया? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। और दूसरी बात, 10 सेकंड। इंस्टाग्राम के पास क्या ऐसे सुरक्षा अलर्ट नहीं है जो नए डिवाइस से लॉगिन होने पर तुरंत ईमेल भेजते हैं? उन 10 सेकंड में अमन ने कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, इंजीनियरिंग का छात्र होना उसे मानवीय मनोविज्ञान के असर से नहीं बचाता। डैनियल कानहमैन की एक बहुत मशहूर थ्योरी है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। अच्छा, ये कैसे काम करता है? हमारा सिस्टम 1 बहुत तेज, सहज और भावनाओं पर आधारित होता है, जबकि सिस्टम 2 धीमा और तार्किक होता है। जब रिया ने वो लिंक भेजा तो उसने एक इमरजेंसी का माहौल बनाया। मुझे अभी वोट करो, प्रतियोगिता खत्म होने वाली है। तो उसने अमन को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। बिल्कुल। इस दबाव के कारण अमन का सिस्टम 1 हावी हो गया। उसके दिमाग ने परिचित लोगो देखा और मान लिया कि यह सुरक्षित है। उसने URL चेक करने के लिए अपने सिस्टम 2 को इस्तेमाल ही नहीं किया। और उन 10 सेकंड्स का क्या? इंसान की उंगलियां इतनी तेज तो नहीं चल सकती कि वो 10 सेकंड में अकाउंट की सारी सेटिंग्स बदल दे। नहीं चल सकती। और यहीं पर तकनीक का असली खेल शुरू होता है। स्क्रीन के उस पार कोई इंसान बैठकर सेटिंग्स नहीं बदल रहा था। तो फिर कौन था? कोई बॉट। हाँ, फिशिंग पेज के पीछे स्वचालित स्क्रिप्ट्स काम कर रही थीं। जैसे ही अमन ने एंटर दबाया, उस पाइथन स्क्रिप्ट ने मिलीसेकंड्स के भीतर इंस्टाग्राम के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, नया पासवर्ड सेट किया, पुराना ईमेल हटाया और एक नया नंबर डाल दिया। बाप रे, मतलब मशीन के सामने इंसान की क्या ही बिसात। जी, मशीन बनाम इंसान की इस लड़ाई में जब तक अमन के पास कोई सिक्योरिटी अलर्ट ईमेल पहुंचता, तब तक उस ईमेल का एक्सेस भी खत्म हो चुका था। ये स्पष्ट करता है कि क्यों कोई भी, चाहे वो तकनीक का कितना भी जानकार क्यों ना हो, इस जाल में फंस सकता है। खैर, अकाउंट का जाना तो सिर्फ इस बुरे सपने की शुरुआत थी। असली तबाही तो अब शुरू होती है, जब हैकर्स उस निजी डेटा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। हाँ। अगली सुबह एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर अमन को एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसकी वही प्राइवेट चैट्स और तस्वीरें होती हैं जो उसने रिया के साथ साझा की थी। और यहीं से वो अपराध एक सामान्य धोखाधड़ी से आगे बढ़कर गंभीर मानसिक प्रताड़ना में बदल जाता है। हैकर्स सीधे 50,000 रुपए की मांग करते हैं। धमकी दी जाती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वे तस्वीरें उसके माता पिता को भेज दी जाएंगी और ऑनलाइन लीक कर दी जाएंगी। शुरुआत में अमन वही करता है जो कोई भी डरा हुआ इंसान करेगा। वो नंबर ब्लॉक कर देता है ना? बिल्कुल। वो सोचता है कि शायद वे लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हैकर्स मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे तुरंत अमन के कुछ दोस्तों, उसके चचेरे भाई और क्लासमेट्स को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो सच में ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वे दिखा देते हैं कि उनका नियंत्रण कितना गहरा है। इस सामाजिक बेइज्जती के डर से अमन टूट जाता है और वो पैसे दे देता है। और साइबर सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो
पैसे देने का ये पल इस पूरी घटना का सबसे विनाशकारी मोड़ साबित होता है। बिल्कुल, क्योंकि पैसे देने से ब्लैकमेलर कभी दूर नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है मानो किसी जंगली जानवर को खाना खिलाना ताकि वो चला जाए, लेकिन असल में वो और भूखा होकर अपने झुंड के साथ वापस लौटता है। ये एनालॉजी इसके पीछे के अर्थशास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। जैसे ही अमन ने वो पहला पेमेंट किया, उन हैकर्स के सीआरएम सॉफ्टवेयर में उसका स्टेटस पोटेंशियल लीड से बदलकर पेइंग कस्टमर हो गया। मतलब उन्हें पता चल गया कि शिकार पैसा दे सकता है। हाँ, अपराधियों को तुरंत दो बातें पता चल जाती हैं। पहला, ये व्यक्ति अपनी इज्जत को लेकर इतना डरा हुआ है कि कुछ भी करेगा, और दूसरा, इसके पास पैसों का जुगाड़ है। यहीं से एक्सटॉर्शन का वो दुष्चक्र शुरू होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, और रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही होता है। 50,000 के बाद 20,000 की मांग और आती है, फिर 30,000 की। वे अमन को तब तक निचोड़ते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से हताश नहीं हो जाता, और फिर वो गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। हाँ, अमन अपने पिता के अकाउंट से छुपकर पैसे निकालने लगता है। अंततः जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये चोरी पकड़ी जाती है। परिवार को जब असलियत पता चलती है तो पूरा घर गहरे सदमे में डूब जाता है। ये इन क्रिमिनल्स की सबसे क्रूर रणनीति है। वे पीड़ित को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से इस कदर अकेला कर देते हैं कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। माता पिता का विश्वास टूट जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, और अमन मानसिक रूप से पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन जब अमन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो आखिरकार कानून का दरवाजा खटखटाता है, जो कि उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और यहां से जो जानकारी सामने आती है वो इस बात का खुलासा करती है कि हम दरअसल किस चीज से लड़ रहे हैं। क्योंकि साइबर सेल की जांच उन परतों को खोलती है जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपी रहती हैं। जांच से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं है। इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। पता चलता है कि ये अपराधी अपनी लोकेशन छुपाने के लिए वीपीएन और फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत आम है। अब कोई भी इंसान सोच सकता है कि इंटरनेट पर तो हर चीज का आईपी एड्रेस होता है, तो पुलिस उन्हें तुरंत क्यों नहीं पकड़ लेती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दिक्कत ये है कि ये सिंडिकेट्स इतने शातिर होते हैं कि वे अपने सर्वर्स को उन देशों के माध्यम से रूट करते हैं जिनके साथ दूसरे देशों की कोई डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं होता। अच्छा, तो मतलब पुलिस चाहकर भी वहां से डेटा नहीं निकाल सकती? जी, इसे बुलेट प्रूफ होस्टिंग कहा जाता है। अगर पुलिस किसी एक आईपी को ट्रैक करती भी है तो वो किसी दूसरे देश के सर्वर पर जाकर खत्म हो जाती है, जहां से जानकारी निकालने में महीनों लग जाते हैं। और इस लंबी कानूनी प्रक्रिया का खामियाजा अंततः पीड़ित को ही भुगतना पड़ता है। कई हफ्तों की डिजिटल फॉरेंसिक जांच, पेमेंट वॉलेट्स की ट्रैकिंग के बाद साइबर टीम उस गैंग के 2 स्थानीय सदस्यों को पकड़ने में सफल हो जाती है, जो शायद सिर्फ पैसे घुमाने का काम करते होंगे। बिल्कुल, वो लोग थे जो पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलते थे। लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत ही कड़वा सा जुड़ा हुआ था। जब तक पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेटा लीक हो चुका था। हाँ, अमन का जो भी प्राइवेट डेटा था, जो तस्वीरें थीं, वे पहले ही डार्क वेब और विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक की जा चुकी थीं। और यहाँ आकर हम साइबर अपराध की सबसे भयानक सच्चाई का सामना करते हैं, जिसे हम असिमेट्री या विषमता कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि न्याय का कॉन्सेप्ट यहाँ आकर बहुत धुंधला हो जाता है। मतलब पुलिस ने अपना काम किया, अपराधियों को पकड़ लिया, उन्हें सजा भी मिल जाएगी, लेकिन उस नुकसान का क्या जो अमन झेल चुका है? सही बात है। वो डेटा जो अब इंटरनेट पर हमेशा के लिए मौजूद है, उसे वापस कैसे लाया जाए? जो मानसिक आघात उस परिवार ने सहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? दुर्भाग्य से इसका कोई समाधान नहीं है। असल दुनिया में अगर किसी का सामान चोरी होता है और चोर पकड़ा जाता है तो सामान वापस मिल जाता है। हाँ, पुलिस रिकवर कर लेती है। लेकिन डिजिटल दुनिया का सबसे क्रूर नियम यह है कि इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। एक बार जो डेटा सर्वर पर चला गया, उसे पूरी तरह से मिटाना असंभव है। मतलब वो हमेशा एक डर के साए में जिएगा। जी बिल्कुल। अपराधी के पकड़े जाने के बाद भी पीड़ित को पूरी जिंदगी इस खौफ में गुजारनी पड़ती है कि वो डेटा 10 या 20 साल बाद अचानक कहीं से भी फिर से सामने आ सकता है। बाप रे, ये तथ्य अपने आप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक 19 साल के लड़की की जिंदगी, उसका करियर, सब कुछ केवल एक गलत क्लिक की वजह से हमेशा के लिए बदल गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्रोतों से निकाली गई मुख्य बातों को समेटें तो सबसे अहम तकनीकी और व्यवहारिक सीख क्या है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने की सलाह कोई घिसा पीटा जुमला नहीं है। ये डिजिटल सर्वाइवल का नियम है
और दूसरी बात 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का महत्व। हाँ, ये 2FA कैसे मदद करता है? क्या ये हैक नहीं हो सकता? देखिए 2FA इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अपराधियों के उस ऑटोमेशन या स्वचालित स्क्रिप्ट्स को तोड़ देता है। अच्छा, तो वो जो 10 सेकंड वाला बॉट था, वो रुक जाएगा। बिल्कुल। साइबर अपराधी आमतौर पर आलसी होते हैं और आसान शिकार खोजते हैं। अगर किसी अकाउंट में 2FA इनेबल है, तो उसे हैक करने में उनका समय ज़्यादा खर्च होता है, जो उनके बिजनेस मॉडल के खिलाफ है। इसलिए वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हम सुरक्षा को एक दीवार की तरह देखते हैं, जबकि ये वास्तव में उनके बिजनेस मॉडल को घाटे का सौदा बनाने का एक तरीका है। एकदम सही। और इसके साथ ही हमें उस मनोविज्ञान को भी बदलना होगा जहां लोग सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, मैं कौन सा कोई मशहूर इंसान हूं। मैं कहूंगी कि साइबर अपराधियों की नज़र में कोई VIP नहीं होता। हर कोई एक समान शिकार होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मशहूर है या नहीं। उन्हें सिर्फ उस इंसान के डर से और पैसों से मतलब है। तो जो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है वो निशाने पर है। जी, हर कोई संभावित रूप से उनके रडार पर है। ये बहुत ही डरावना है। आज के समय में ऑनलाइन लापरवाही बरतना रात में किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। बिना सुरक्षा उपायों के इंटरनेट पर रहना किसी युद्ध के मैदान में बिना ढाल के खड़े होने के बराबर है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जो इस पूरी स्थिति को एक नई ही स्तर पर ले जाता है। मतलब हमने देखा कि अमन को फंसाने के लिए उन हैकर्स को 5 दिन का समय लगा। उन्हें उसका विश्वास जीतना पड़ा ताकि वो अपनी असली तस्वीरें भेजें। जी, वो सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था। तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आती है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आज ऐसे AI टूल्स मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद किसी की भी सामान्य सी तस्वीरों का इस्तेमाल करके चुटकी बजाते ही उसकी ऐसी तस्वीरें या वीडियो बना सकते हैं जो पूरी तरह से असली लगते हों। बाप रे! और ये इस समस्या का एक बिल्कुल नया और खतरनाक आयाम है। तो अगर ऐसा है तो भविष्य में इन अपराधियों को किसी का विश्वास जीतने या 5 दिन तक चैट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे सिर्फ किसी की भी पब्लिक प्रोफाइल से एक तस्वीर उठाएंगे, डीप फेक बनाएंगे और सीधा ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। मतलब शिकार को कोई गलती करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो, वो जो एक गलती अमन ने की थी, लिंक पर क्लिक करने की या तस्वीर भेजने की, भविष्य में उस गलती की भी जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला लेकिन पूरी तरह से तार्किक निष्कर्ष है। तकनीक के विकास ने हैकर्स के लिए शून्य गलती वाले शिकार ढूंढना मुमकिन कर दिया है। और यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर बिना कोई गलती किए, बिना किसी फर्जी रिया से बात किए, किसी भी इंसान की डिजिटल पहचान और इज्जत AI द्वारा बनाए गए किसी झूठ की वजह से तबाह की जा सकती है, तो क्या इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षा नाम की कोई चीज वाकई बची भी है? ये सोचने वाली बात है सच में। या फिर हम सभी बस एक ऐसे अदृश्य खतरे के बीच जी रहे हैं जो कभी भी, किसी भी वक्त हमारी स्क्रीन पर दस्तक दे सकता है? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।